हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज सैटरडे है। आज ऑफिस का सारा काम निपटा कर मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेने वाला हूँ। घर आकर देखा तो मेरी पत्नी ने कल जाने का सारा काम निपटा लिया था। वो दरअसल बहुत खुश थी। हमारी शादी को अभी 1 साल हो चुका था। कहने को तो अरेंज मैरिज थी। रिश्ता पक्का होने के बाद हम दोनों के बीच बहुत प्यार हो गया था और हमने शादी को लव मैरिज में ही बदल डाला था। सुबह हो गई थी और जाने की तैयारी पूरी थी। तभी मेरे बॉस का कॉल आया और उन्होंने कहा, शिवांश जल्दी ऑफिस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने रितिका को आवाज़ लगाई और फिर मैंने रितिका से कहा कि मुझे जाना होगा, बॉस का कॉल आया है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरी पत्नी थोड़ा गुस्सा थी, पर जैसे तैसे मैंने उसे मना लिया। अब मुझे अपना काम निपटा कर जल्दी घर जाना था, पर न जाने आज का दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। बाकी दिन से तो बहुत ही ज़्यादा अजीब। हर जगह एकदम सुनसान सी लग रही थी। अब मैं अपना काम निपटा कर घर पहुंचने वाला था। तकरीबन 4:30 बज चुके थे और मैं अपने घर आ गया। रितिका गुस्से में थी और उसका गुस्सा होना लाजमी भी था, पर हम उसी शाम को निकल गए थे और हमें निकलते निकलते शाम के 6 बज गए थे। ठंड का वक्त था और अंधेरा भी जल्दी हो चुका था। रात के तकरीबन 9 बजे हम लोग हाईवे पर आ चुके थे, पर वो रात कुछ ज्यादा ही सुनसान सी लग रही थी, मानो उस रात पर कोई पहरा दे रहा था। काली सुनसान रात और उस पर चांद की रोशनी भी आधी अधूरी, बहुत परेशान कर रही थी वो रात। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, तकरीबन 10 बज गए थे रात के। गाड़ी अपनी सही रफ्तार में जा रही थी। गाड़ी में गाना चल रहा था और हम दोनों काफी एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है और इससे पहले मैं गाड़ी रोकता, मैंने उस आदमी को उड़ा दिया था। मैंने न दाएं देखा न बाएं, सीधा गाड़ी से उतरा और पीछे देखने के लिए फौरन भागा कि वो आदमी जिंदा है या फिर उसे कुछ हो गया। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई आदमी था ही नहीं। उसे देखते हुए मेरे कान में उस हाईवे के पास वाले जंगल की शांति की आवाज आ रही थी। मैं एकदम हक्का बक्का हो गया था और मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। फिर मैं कार के पास गया और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो रितिका बोली, क्या हुआ, कहाँ गए थे पीछे? मैं हैरान था क्योंकि जिस समय मेरी गाड़ी उस आदमी से टकराई थी, रितिका जाग रही थी। मैंने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो थोड़ा मैं पीछे देखने गया था। रितिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे चेहरे का बहता हुआ पसीना देख पा रही थी। इससे पहले वो मेरे पसीने के बारे में पूछती, मैंने बात को टालते हुए कहा, देखो हम पहुंचने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है। मैं उस कड़ाके की ठंड में पसीने से लिपटा हुआ था। रास्ते का सफर चालू करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद हम थोड़ी दूर भी नहीं पहुंचे होंगे। मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार भी तेज कर ली थी। गाड़ी की रफ्तार को तेज किए हुए मुश्किल से 1 किलोमीटर ही बीता होगा कि तभी अचानक से वही आदमी वही सेम कपड़ों में एक बार फिर से गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे अभी कुछ देर पहले ही मैंने गाड़ी से उड़ा दिया था। अभी भी उसे उड़ाने के बाद मैंने गाड़ी का जोरदार ब्रेक लगाया और रितिका हैरान थी कि मैंने इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाया था। मैं बस रितिका को देख रहा था, ये जानने के लिए कि उसने इस बार कुछ देखा या फिर नहीं। अफसोस उसे इस बार भी कुछ नहीं दिखा था। रितिका चिल्लाई और बोली, शिवांश ये क्या बेहुदा हरकतें हैं। मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सब कुछ बता दिया, उस आदमी के बारे में जिसे मैंने गाड़ी से उड़ा दिया था। तभी उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता है ना, मैं अभी तक सोई भी नहीं हूँ, तब से जाग रही हूँ।
अच्छा ठीक है, चलो एक बार मेरे साथ पीछे देख लो कि वो आदमी है या फिर नहीं। हम पीछे तो गए, लेकिन हमें वहां पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई दिया और ना ही कोई लाश। हमने दाएं बाएं हर जगह देख लिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो रितिका बोली, देखा कुछ भी नहीं है, चलो अब गाड़ी में बैठो। देखो मुझे लगता है ये आपको ज्यादा देर ऑफिस में काम करने की वजह से और सीधा ऑफिस से बाहर को चल दिए हो, इसलिए आपको आराम करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा थक गए हो, लाइए थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लेती हूँ। वैसे भी हम ज्यादा दूर तो है नहीं, आप इतनी देर आराम कर लो, मैं कार चलाती हूँ। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो देखा वो एक भ्रम था, लेकिन रितिका की बातों में भी दम था। मैंने ज्यादा वक्त ना लेते हुए ड्राइव उसे करने दिया, पर अब बारी रितिका की थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। दरअसल रितिका को शुरू से ही तेज गाड़ी चलाना पसंद था। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज ही रखी और हम लोग मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे आए थे कि रितिका की गाड़ी के सामने सेम वही इंसान उन्हीं कपड़ों में एकदम झटके से सामने आ गया। रितिका गाड़ी इतनी तेज चला रही थी कि वो सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाई और उसने उस आदमी को उड़ा दिया। पर इस बार माजरा कुछ और था, क्योंकि इस बार शिवांश ने भी वो चीज महसूस करी थी कि कोई आदमी गाड़ी से टकरा गया है। रितिका रोने लगी और बार बार बस एक ही बात बोलने लगी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मेरी गलती नहीं है। पहले बाहर चल के देखो, ये देखो कि सच में कोई था भी या फिर नहीं, कहीं ये भी मेरी आंखों का। हाँ जल्दी देखते हैं चलो। मैं और रितिका दोनों पीछे गए और देखा कि इस बार वही आदमी था जो कि बार बार गाड़ी से टकरा रहा था। इस बार उसकी लाश सामने पड़ी हुई थी, पर उसका मुंह नीचे की ओर था और मैं जैसे ही उसका मुंह देखने के लिए उसके पास को गया, तुरंत मुझे किसी की गाड़ी के जोर से हॉर्न देने की आवाज आई। मैंने देखा पीछे एक गाड़ी थी जो कि रुकी हुई थी और कोई उसमें से हॉर्न दिए जा रहा था। तो हम दोनों उस तरफ देखने लगे। पहले गाड़ी की हेडलाइट जलने की वजह से ठीक से नहीं दिखा, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो अंदर वही आदमी था जिसका अभी अभी हमारी गाड़ी से कई बार एक्सीडेंट हुआ था। हमने फौरन तभी जमीन पर पड़े उस आदमी की लाश को देखा तो वहां पर वो आदमी नहीं था। हमने फिर से गाड़ी की तरफ देखा तो उस तरफ से गाड़ी और आदमी दोनों गायब हो चुके थे। हम दोनों एकदम हक्के बक्के रह गए थे। इस कड़ाके की ठंड में पसीना इस तरीके से बह रहा था मानो हम गर्मी में एक आग के सामने खड़े हो और हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। हम तभी गाड़ी में बैठे और वहां से तुरंत अपने रिजॉर्ट की ओर भागे, क्योंकि रिजॉर्ट ज्यादा दूर नहीं था। हमारे रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए एंट्री गेट तकरीबन 10 मीटर दूर था और वहां से हमें पैदल जाना होता। उस जगह पर पहुंचने से पहले ही हमारी कार के सामने एक बिल्ली आ गई। मैं कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रिजॉर्ट के बोर्ड पर जाकर टकराई और रितिका उस टक्कर से घायल हो गई। उसको मेरे मुकाबले ज्यादा चोट आई थी। रिजॉर्ट का सिक्योरिटी गार्ड वहां पर भाग कर आया और हम दोनों को जैसे तैसे करके अंदर ले गया। वहां पर उसने हमारे लिए डॉक्टर को भी बुला लिया। रितिका अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने बोला उसे होश आने में सुबह तक का वक्त लग सकता है। मैंने उसे आराम करने दिया और खुद गाड़ी का हाल देखने के लिए चला गया। मैंने देखा कि गाड़ी को ज्यादा खास नुकसान नहीं हुआ था। रास्ते में इतना सब देखने के बाद मैंने तभी मैकेनिक को कॉल कर दी। मैकेनिक बोला, साहब आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। मतलब कुछ नहीं साहब, ये बोल के उसने फोन काट दिया। अब मुझे ये रिजॉर्ट देखना था। ये रिजॉर्ट अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। पिछले साल भी हम इस कड़ाके की ठंड में ही आए थे, लेकिन तब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस बार हमारे अलावा पूरे रिजॉर्ट में कोई नहीं था। मैंने फौरन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, इस बार यहाँ पर लोग नहीं हैं, क्या बात है? उसने
बड़ा अजीब सा जवाब दिया। अब यहाँ मरे ही तो जिंदा ही रहते हैं, तो किसी और की क्या जरूरत होगी। मतलब कुछ नहीं साहब, आप सो जाइए, आपकी पत्नी रितिका अकेली है ना। मैं थका हुआ था और सीधा अपने कमरे में चला गया। देखा तो रितिका आराम से सो रही थी, यानी बेहोशी में थी। मैं भी उसी के बगल में जाकर लेट गया और सोते वक्त मुझे अचानक से एक झटका लगा। मेरे दिमाग में आया कि उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चला कि मेरी पत्नी का नाम रितिका था। मैं एकदम हैरान था कि तभी फोन की रिंगटोन बजी। रात के 3 बज गए थे और मेरे फोन पर किसी की कॉल थी। ये नंबर मेरे मैकेनिक का था। उस साहब, मैं गाड़ी सही करने के लिए आ गया हूँ, आप भी नीचे आ जाओ जल्दी से। यार सुबह ही आ जाते, अभी तो बहुत रात हो रही है। अब साहब मैं आ गया हूँ तो आप भी आ जाओ ना, कल और भी काम है। इतना कहकर मैं भी नीचे की ओर चला गया। मेरे नीचे आते ही मैकेनिक अपना काम करने लग गया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो इस मौसम में यहाँ पर बहुत लोग आते थे और इस बार ये जगह इतनी खाली सी है। अब यहाँ मरे ही तो जिंदा ही रहते हैं, तो किसी और की क्या जरूरत होगी। क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं साहब, बस पता नहीं, अब यहाँ हादसे खत्म ही नहीं होते। आए दिन लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ पर रहते हुए मुझे वैसे भी 3 महीने से ज्यादा नहीं हुए होंगे, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। वैसे साहब आप आराम कर लीजिए, मैं आपकी गाड़ी सही करके दे दूंगा। पर मुझे उस मैकेनिक पर भरोसा नहीं था, तो मैंने उससे बोला, मैं यही रुकता हूँ, वैसे भी मैंने बहुत आराम कर लिया है और यहाँ पर अच्छा टाइम पास हो जाएगा। सुबह के तकरीबन 5 बजे तक गाड़ी सही हो चुकी थी। मैंने उसे पैसे दे दिए थे। जाने से पहले वो एक बार पीछे को मुड़ा और बोला, अपना ध्यान रखना साहब, और एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देकर चल दिया। देखते ही देखते वो कोहरे में कहीं गायब सा हो गया। मेरा पूरा दिमाग एकदम हिला हुआ था, न जाने कैसी जगह और कैसे लोग, जबकि पिछले साल हम इसी जगह पर आए थे। अब बस गाड़ी ठीक हो चुकी थी, मुझे इस मनहूस जगह से वापस घर जाना था। मैं अपने रूम में जा ही रहा था कि इतने में मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिला और कहा, साहब आपके कमरे में मैंने नाश्ता पहुंचा दिया है, आप जाइए और खाना खा लीजिए। मैं जल्दी में था और मैं सीधा रूम में चला गया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे ध्यान आया, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसके पास मेरे रूम की चाबी कहां से आई। इससे पहले मैं कुछ और सोचता। मैं जाते जाते सोच ही रहा था कि उतनी मुझे रितिका को देखने का ख्याल आया कि वो ठीक है या फिर नहीं। मैं अपने रूम के गेट तक पहुंचा ही था कि मुझे मेरे रूम में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने चाबी लगाई और सीधा कमरे में चला गया और देखा कि मेरी पत्नी तो सो रही थी। अब मुझे बस उस गार्ड से मिलना था। मैं नीचे आया और उसके बाद मैंने पूरा रिजॉर्ट छान लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई भी नहीं मिला। ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी। अब मैं सबसे नीचे था और थक हार कर वापस से अपने रूम में जाने लगा था। जाते वक्त सीढ़ियों पर मुझे वही रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज एक नहीं बल्कि 2 लोगों की थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे रितिका की चिंता थी, बस यही दिमाग में था कि उसे कुछ ना हुआ हो। मैं भाग के रूम में गया और अंदर गया तो देखा रितिका तो अपने कमरे में थी ही नहीं। आखिर वो कहाँ चली गई? और मैं रोने लगा और चिल्लाने लगा और इधर उधर देखने लगा। रितिका कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम रितिका? ऐसा चिल्लाते चिल्लाते ही मैं उसे रिजॉर्ट के हर कोने में ढूंढने लगा, लेकिन रितिका मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। रिजॉर्ट की बालकनी से मैंने देखा कि वही सिक्योरिटी गार्ड सबसे नीचे खड़ा हुआ पेड़ों को पानी दे रहा है। उसे देखते के साथ ही मेरा खून खौल गया और मैं सीधा नीचे गया और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर कहा, मेरी रितिका कहाँ है? बता, क्या किया तूने उसके साथ? बोल, कहाँ है वो? इतने में सिक्योरिटी गार्ड एक डरावनी सी आवाज में बोलने लगा,
छोड़ दीजिए साहब, वरना आपकी रितिका सीधा ऊपर जाएगी। गार्ड सीटी मारते मारते ऊपर देखने लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ते हुए ही रिजॉर्ट की छत पर देखा तो मैं एकदम हैरान था। रितिका उस रिजॉर्ट की छत पर खड़ी थी और नीचे कूदने ही वाली थी कि मैंने फौरन तुरंत उस गार्ड की तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि गार्ड का कॉलर मेरे हाथ में नहीं था, वो हवा में ही गायब हो गया था कहीं पर। मैं सीधा ऊपर की ओर दौड़ा, रितिका रितिका चिल्लाते हुए। मैं जैसे ही छत पर पहुंचा, रितिका रोने लगी और बोली, शिवांश प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो शिवांश। मैं रितिका के पास पहुंचा ही था कि तभी मुझे पीछे से एक और आवाज आई, शिवांश वहां मत जाओ, वो रितिका नहीं है, प्लीज मत जाओ। कि मेरे पीछे भी एक रितिका खड़ी थी और वो दोनों ही यही बोल रही थी कि मैं असली रितिका हूं। मैं पागल होता जा रहा था और तभी मैंने सोचा कि अगर ये असली रितिका होती तो यहाँ छत पर मरने के लिए ना खड़ी होती। इसलिए मैं फौरन भागकर पीछे खड़ी हुई रितिका के पास गया और उसे गले लगा लिया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं गलत था। वो लड़की रितिका नहीं थी। उसे गले लगाते के साथ ही वो एक मर्दान की आवाज में बोला, साहब आप मुझे क्यों गले लगा रहे हो। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वो मेरी पत्नी नहीं थी बल्कि वही सिक्योरिटी गार्ड था जो अब एक डरावनी सी आवाज में हंसता हंसता पलक झपकाता हुआ गायब हो गया। अब मैंने रितिका की ओर देखा तो वो बस नीचे गिरने ही वाली थी। इतने में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कस के गले लगा लिया और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं अकेले छोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रितिका भी रोने लगी और एकदम परेशान सी हो गई थी और कहीं मैं परेशान हो गई थी जब तुम मुझे कहीं पर भी नहीं दिखे तो मैं पूरे रिजॉर्ट में तुम्हें देखने लगी पर तुम कहीं पर भी नहीं थे। मैं ये सुनकर हैरान था क्योंकि रितिका ने मुझे भी नहीं देखा बल्कि वो मुझे ढूंढ रही थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और बोला, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, इस जगह में कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हाँ चलो चलो, मुझे ये जगह बहुत ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही है। हम दोनों सीधा पहले रूम में गए। रिस्क तो था पर हमारी कीमती चीजें भी रूम के अंदर थी और उससे बड़ी बात कार की चाबी भी रूम में थी। हम सीधा रूम के अंदर आ गए लेकिन रूम का सन्नाटा बता रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने रितिका से बोला, जो सामान पैक होता है जल्दी कर लो, मैं वॉशरूम की वॉश बेसिन से मुंह धोकर आता हूँ। मैं वॉश बेसिन से मुंह धोने लगा। मैंने पानी अपने मुंह पर मारा और जैसे ही शीशे में देखा तो बहुत डर गया। वॉश बेसिन के शीशे पर एक औरत मुझे घूर रही थी और मैं बहुत ज्यादा डर गया और सीधा जाकर पीछे दीवार पर लग गया। मेरा सर दीवार से बहुत जोर से लगा और मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा। आंखें खोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। इतने में मैंने ध्यान से सुना कि अंदर रूम से किसी दो लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं फौरन रूम में दौड़ता हुआ गया और देखा कि रितिका चिल्ला रही है, मदद करो प्लीज मदद करो। उससे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि चिल्ला तो रितिका रही थी पर आवाज दो लोगों की आ रही थी, एक आदमी की और एक औरत की। मुझे तभी याद आया ये वही आवाज है जो मुझे सीढ़ियों पर सुनाई दी थी। वो आवाजें हमारी वजह से हो रही थी। वो आवाज एकदम अजीब सी थी। जैसे ही मैं वो आवाज सुनने लगा मैं अचानक से अपनी यादों में कहीं खो गया और वो यादें थी पिछले साल की। दरअसल जब हम पिछले साल यहाँ पर आए थे तो हमने बहुत मजे किए थे। हम दोनों बहुत ही खुश थे। आखिरकार वहां पर अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे। मन नहीं था पर जाना पड़ रहा था। यहाँ से जाने के बाद रास्ता एकदम सुनसान था और उसी रास्ते में हमें एक शादीशुदा कपल दिखे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो कपल
बीच रास्ते में खड़े होकर मदद करो चिल्ला रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि वो लूटपाट कर सकते हैं, और हमारे इसी डर की वजह से हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने गाड़ी नहीं रोकी और हम सीधा चले गए थे। अगले दिन घर पर मैं चाय पी रहा था और न्यूज़पेपर देखा तो पता चला कि उस रिजॉर्ट से निकले हुए एक कपल, जिनकी बीच रास्ते में कार खराब हो गई थी, उन्हें लुटेरों ने लूटकर मार डाला और उनका सारा सामान भी चुरा लिया। हम दोनों ने जब न्यूज़ देखी तो हम बहुत ज़्यादा दुखी थे और हमें बहुत पछतावा भी था कि काश हमने उनकी मदद करी होती। ये फ्लैशबैक एकदम से बंद हुआ और मैं होश में आया। मैं रितिका के पास गया और उसे पकड़ा और बोलने लगा, क्या हुआ रितिका, होश में आओ रितिका जागो। इतने में उसने मुझे इतना तेज धक्का मारा कि मैं पीछे सीधा दीवार से जाकर लगा और मेरा सर बहुत तेज से दर्द करने लगा। मैंने जैसे तैसे अपने आप को बेहोश होने से बचाया और इतने में रितिका होश में आई और कही, शिवांश प्लीज मुझे बचा लो। और इतना बोलते के साथ ही रितिका फिर से बेहोश हो गई। मैंने वहां से फौरन गाड़ी की चाबी उठाई और रितिका को गोद में लिया और सीधा नीचे कार के पास भागा। कार पर पहुंचकर मैंने रितिका को पीछे वाली सीट पर लेटा दिया। उसके बाद मैं गाड़ी रिवर्स करने लगा, पर जैसे ही मैंने सामने रिजॉर्ट को देखा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, क्योंकि सामने जो था वो मेरी सोच और समझ से बहुत बाहर था। क्योंकि सामने जिस रिजॉर्ट में हम रुके हुए थे उस रिजॉर्ट के गेट पर ताला लगा हुआ था, और जिस बोर्ड पर हमारी गाड़ी टकराई थी पिछली रात, अब उस पर लिखा हुआ था अबैंडन्ड प्लेस बाय 14th February 2019, और आज भी 14 फरवरी थी। यानी ये जगह पिछले साल से बंद थी। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि जब ये जगह बंद है तो फिर इस जगह के अंदर हम गए कैसे, आखिर जो भी हमारे साथ हुआ वो कैसे हुआ। और बहुत से ऐसे जवाब थे जो कि शायद हमें कभी नहीं मिलते। मैंने ये सब सोचना बंद करते हुए गाड़ी मोड़ी और अपने रास्ते चल दिया। मैं ये सब देखने के बाद मुझे अचानक से रोना सा आ गया और बस यही बोलते जा रहा था मैं कि मुझे पछतावा है। मैं गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक से मेरी पीछे वाली सीट से वही दो आवाजें आई, अब पछतावा है तो सजा भी भुगत ले, तेरी मौत तय है। मैंने पीछे देखा तो गाड़ी में वही कपल और वो सिक्योरिटी गार्ड था। इतने में मैं खुद को संभाल पाता। 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई तेज गाड़ी सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं होश में आया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला था। मेरे सर के ऊपर लाइट्स जल रही थी। मुझे सही से देखने में थोड़ा वक्त लगा और फिर मैंने देखा कि मैं एक बेड पर लेटा हूँ। मेरे पास कुछ मशीनें रखी थी और ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि मैं एक हॉस्पिटल में था। जब मुझे होश आया तो एक नर्स मेरे पास आई और उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गया। उसने मुझसे बताया कि आप पिछले 3 महीने से कोमा में थे। मैं बोला, क्या कोमा में था, पर कैसे? वो बोली, जी हाँ, आपकी कार की टक्कर हुई थी एक सुनसान रास्ते पर। एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने ही हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में खबर दी। हमें आपको लाते हुए बहुत परेशानी हुई। मैंने बोला, मतलब कि ये कि आपको अभी और आराम करना है, आप लेट जाइए, अभी अभी आप कोमा से उठे हो। और मेरी पत्नी रितिका कहाँ है? नर्स एकदम चुप हो गई। मेरी रितिका कहाँ है? बोलो ना, कहाँ है रितिका? प्लीज बोलो यार, बोलो ना कहाँ है वो, और चुप क्यों हो गई? नर्स कुछ बोलती, इतने में
वहाँ पर डॉक्टर आ गए और कहे आई एम सॉरी, अब वो जिंदा नहीं है। उसकी मौत वहीं कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये लीजिए उसके पेपर्स और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर उसे पढ़ के सुना रहे थे कि मैंने उन्हें मना कर दिया और वहीं सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने नर्स से साइड में आकर बोला, इसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे और कल से इनके लिए एक फिजिकल थेरेपिस्ट को बुलाएंगे जो आपके शरीर और दिमाग को चुस्त रखेंगे। इन्हें सही होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते लग गए मुझे थोड़ा सही होने में। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत दिक्कतें हुई और फिर धीरे धीरे मैं रोज एक्सरसाइज करने लगा। फिर मुझे सही होने में कुछ समय लग गया। शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतें हुई, फिर धीरे धीरे रोज एक्सरसाइज होने लगी और मैं अपने वक्त के मुकाबले से पहले ही सही होने लगा। तकरीबन 3 हफ्ते बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। अब मैं अच्छे से ठीक हो चुका हूँ और पहले से बेहतर हूँ। घर पहुंचा और जब घर का दरवाजा खोला और अंदर गया, मैंने जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखा तो मैं उसी रिजॉर्ट के रूम में था जिसमें रितिका और मैं रुके हुए थे। मैंने आंखों को रगड़ा और फिर ऊपर देखा तो मैं अपने रूम में ही था। मैं रूम की दीवारों को देखने लगा। चारों ओर रितिका और मेरी ही तस्वीरें थी। रितिका की तस्वीर मैंने हाथ में ली और जोर जोर से रोने लगा और बस एक ही चीज चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो रितिका, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। वहां एक हमारी पिछले साल की वही रिजॉर्ट वाली एल्बम थी। उसमें रितिका और मेरी उसी रिजॉर्ट के कुएं के पास की पिक थी। वहां एक बहुत पुराना पेड़ था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसके पास की भी पिक थी। बहुत तरह तरह की पिक्चर्स हमने ली थी। इन्हें देखते देखते मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं सामने जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों के बीच सर रख के रोने लगा। ऐसे मैं कितनी देर तक बैठा रहा मुझे कोई होश नहीं। इसी बीच मेरे घर की बेल बज गई। गेट खोलकर मैंने देखा कि एक नौजवान पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। पुलिस ऑफिसर कहता है, माफ करना मिस्टर शिवांश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमें डॉक्टर ने बताया है कि आप आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हो, तो सोचा ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और आपके पास आ जाते हैं। क्या हमें आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है? हाँ आइए सर। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंदर ही अंदर टूट चुका हूँ सर, अब क्या करूँ? आपको क्या चाहिए ये बताओ। जी माफ करिएगा, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपके और आपके पत्नी का ये हाल हो गया। मैं जानता हूँ ये सब बताने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। अगर आप बताएंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑफिसर के ये बोलते ही मेरे दिमाग में वही दुर्घटना घूमने लगी। वही हमारा भागना, वही मेरा रितिका रितिका चिल्लाना और वही रितिका का बोलना, शिवांश मुझे बचा लो। मेरा रितिका को उठा के कार के पीछे वाली सीट पर लेटाना और गाड़ी का जोर से पेड़ पर टकराना। मैं जोरदार तरीके से उस सपने से बाहर निकला। सर कुछ बोलिए ना, आप कहाँ खो गए? हाँ मैं यही हूँ। बोलिए क्या बोल रहे थे आप? वही कि आपके साथ क्या हुआ था उस रिजॉर्ट में। देखिए जानता हूँ इसे बताने में आपको बहुत मजबूत दिल चाहिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो हम बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, आप बस याद रखना कि जो भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी आपके हाथ में है कि आप इस पर यकीन करोगे या फिर नहीं। इतना कहकर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, क्या क्या हुआ था हमारे साथ। ये सब बताने के बाद ऑफिसर के पसीने से छूट गए, मानो कि ये सब उस ऑफिसर ने अपनी आंखों से देखा हो। देखिए इन सब बातों का वैसे तो कोई मतलब नहीं बनता है,
आज के दौर में भूत प्रेत ये सब बकवास है। खैर, इन सब बातों का हम खुद पता लगा लेंगे और अभी आपको आराम करना चाहिए। आप आराम करिए। ऑफिसर वहां से जाने लगा। इतने में ऑफिसर गेट पर खड़ा हुआ बोलता है, वैसे ये लीजिए, ये वो फोटोज हैं जहां पर आपकी गाड़ी टकराई थी। उस फोटो में मैं गाड़ी के अंदर था और रितिका मेरी ड्राइविंग सीट के बाहर थी। ऑफिसर तभी बोला, और ध्यान से देखिएगा इन फोटोज को, कहीं कुछ और भी ना हो उसमें। और उसके बाद वो एक क्रीपी सी स्माइल देकर वहां से चला गया। मैं अपने रूम में जाने लगा। अपने रूम के मैं बाहर पहुंचा ही था कि तभी अंदर से 2 लोगों के बात करने की आवाज आने लगी। वह आवाजें ध्यान से सुनने पर उन्हीं 2 कपल की थी। मैं सुन्न पड़ चुका था। थोड़ी हिम्मत करके मैंने जैसे तैसे दरवाजा खोला और तुरंत एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ। मैं कानों पे हाथ रख के जोर से चिल्लाता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते ही घर में सन्नाटा छा जाता है और तभी मेरे पीछे कंधे पर कोई हाथ रखता है। मैं जोर से डर जाता हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो देखा कि पीछे हमारे बाजू में रहने वाली काकी थी, जिन्हें प्यार से मैं और रितिका ताई जी कहते थे। ताई जी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, किस पर चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, आप बताइए कैसे आना हुआ? बेटा, जो भी हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और जब पता चला कि तुम आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। शुक्रिया ताई जी, पर भूख बिल्कुल भी नहीं है। चुप कर, घर आए खाने को कभी मना नहीं करते। आजा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। ताई जी को मना करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुझे खाना खिला ही दिया। उसके बाद मैं सोने चला गया था क्योंकि कल से मैं ऑफिस में काम करने के लिए जाने वाला था। मैं सोने चला गया और बहुत गहरी नींद में था। शिवांश उठो ना, पानी ला दो, बहुत प्यास लग रही है। यार खुद जाके ले आओ ना, मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है ना। प्लीज शिवांश, प्यास लग रही है, उठ जाओ ना। ठीक है रितिका, लाता हूँ पानी, रुको। मैं उठा और पानी लेने के लिए चला गया और रसोई तक पहुंचा ही था कि मेरा पूरा बदन एकदम से सुन्न पड़ गया, क्योंकि मेरी रितिका तो अब जिंदा थी ही नहीं। तो फिर वो कौन था? उस गर्मी में मैं बुरी तरीके से कांप गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे के अंदर जाने की। मैंने कोशिश करी और धीरे धीरे अपने कमरे के पास गया और गेट खोला तो देखा वही 2 कपल रितिका को पकड़े हुए थे और रितिका जोर जोर से चिल्ला रही थी, शिवांश मुझे बचा लो शिवांश, प्लीज, ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज बचा लो शिवांश। आखिर ये सब क्या हो रहा था शिवांश के साथ? इसका जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के अगले भाग में।